हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे नीट में आप अगर पिछले 20 साल का पेपर उठाओगे सो उसमें से आपको 30% पेपर्स में यही क्वेश्चन दिखाई देगा। किस टॉपिक का? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, है ना। 9th में भी हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। लॉज ऑफ मोमेंटम लिखने जा रहा था, देखो मैं, वाह बहुत अच्छे। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने बस इतना पढ़ लिया था कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। मतलब जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। वो कॉलिजन वर्ड वहाँ पे इतना छोटा सा आया था, आज हम उसको इलॉबरेट करके उसके ऊपर कई सारे वीडियोस करने वाले हैं, है ना। सो हमने बस इतना पढ़ा था कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बस कुछ लोग सोच रहे यार 9वीं में ये भी था क्या? अरे भाई साहब, इसीलिए तो 9th से ही इन सबको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए आपको। लॉज ऑफ मोशन 9th में मेरा फेवरेट चैप्टर था, ठीक है। सो देखते हैं आखिर समझ कैसे सकते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम को। देखो लॉज ऑफ मोशन में सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? F इज इक्वल टू एम में। याद करो थोड़ा अच्छे से, कुछ बड़ा सा क्वांटिटी मैंने लिख के दिया था। मैंने बोला था जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। याद करो। फिर मैंने बोला F इज इक्वल टू आया k dp बाई dt। अब न्यूटन ने क्योंकि इसकी डिस्कवरी की थी तो न्यूटन फ्री थे k की कुछ भी वैल्यू रखने के लिए। सो न्यूटन ने बोला मैं k की वैल्यू 1 रखूंगा, बच्चों को परेशान नहीं करूंगा, तो उन्होंने k की वैल्यू 1 रख दी। सो हो गया 1 मल्टीप्लाई होकर गायब हो गया। फिर इसके आगे हमने देखा था ये हो गया था dmv अपॉन dt, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। फिर dv, मास तो कांस्टेंट है तो मास बाहर आया। चलो अगले स्टेप में। सो मास बाहर आया, सो ये m dv बाई dt। अब dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन। dv क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। dt क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हमारा फॉर्मूला आया। इस चीज को अगर मैं ऐसे लिखूँ तो d मतलब क्या? d मतलब बहुत छोटा चेंज। अगर मैं एक बड़ा चेंज लूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 है, मतलब इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0, तो ये ऐसा हो जाएगा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। फिर डेल्टा t से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, मतलब डेल्टा p की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। डेल्टा p इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा p इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। सो मोमेंटम का जो चेंज है वो 0 आ गया, मतलब मोमेंटम चेंज हुआ ही नहीं, जैसा पहले था वैसा आज भी है। सो 0 इज इक्वल टू ये आ गया pf माइनस pi। अब pi को इधर कर दो, सो आपको इक्वेशन मिल गया pi इज इक्वल टू pf। यहां से आया हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये है इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। सो किसी भी इक्वेशन को लगाने के लिए, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप कहाँ कैसे यूज करेंगे सब बताऊंगा मैं। आज हम लोग जितने केसेस इसके हो सकते हैं सबको कवर करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर से बताता हूँ, देखो ये भूल जाओ, छोड़ो, ये तो देखा था ना आपने लॉज ऑफ मोशन के पहले या दूसरे लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको सारे लॉज बताए थे। आई थिंक सेकंड लेक्चर में बताया था, पहला तो बेसिक लिया था ना, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू dp बाई dt आया। मैंने बोला dp बहुत छोटा सा चेंज है, सो मैंने एक बड़ा चेंज लिया डेल्टा p। सो ये डेल्टा p एफ नेट अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 0 है, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स रखा हुआ है, आगे गया 10 न्यूटन फोर्स, पीछे गया 10 न्यूटन फोर्स, सो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, ठीक है। सो ये आया 0 इज इक्वल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t। सो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, फिर डेल्टा t 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो डेल्टा p 0 आया। डेल्टा p क्या है? चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम में जो चेंज है वो 0 है, मतलब मोमेंटम चेंज हुआ ही नहीं। सो 0 इज इक्वल टू pf माइनस pi। इसका मतलब pi इज इक्वल टू pf। if क्या है? अरे इनिशियल और फाइनल, तो इनिशियल मोमेंटम जो है फाइनल मोमेंटम के इक्वल है, या यूं बोल दो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, क्या इस चीज को हम लोग सेंटर ऑफ मास से समझ सकते हैं? चलो देखते, पहले इसको छाप दो, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास से कोशिश करते। सो सेंटर ऑफ मास से भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर मोमेंटम कांस्टेंट कैसे रहता है, ठीक है। फिलहाल आप उससे ज़्यादा आपको अच्छा लगा होगा, उससे ज़्यादा समझ में आया होगा जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। सो m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 डॉट 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 mn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn, ऐसा ये चलते रहता है ना। अब इसका इधर पे मल्टीप्लाई कर दो। सो ये पूरा मास मिला के लेट से एक मास m है, इससे मल्टीप्लाई हुआ, सो ये हो गया v ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो ये आ गया m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 डॉट 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 mn। अब m इंटू v सेंटर ऑफ मास क्या है? ये है मोमेंटम,
किसका? पूरे सिस्टम का। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम इक्वल है P1 के प्लस P2 के प्लस P3 के डॉट 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 Pn के, ठीक है। और इसमें जो हमारा m1 v1 है वो कांस्टेंट है, m1 v1 m2 v2 ये सारे कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये सब भी क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। सो इसका मतलब पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ है? उसमें कोई चेंज नहीं आया है, और अगर कोई चेंज नहीं आया है इसका मतलब जैसा वो पहले था वैसा वो आज भी है। जैसे आप किसी दोस्त से मिल जाओ जो आपको 5वीं में आपके साथ था, आप बोलोगे यार तेरे अंदर तो कोई चेंज ही नहीं आया है ना, मतलब चेंज इन हेयर स्टाइल या फिर चेंज इन लैंग्वेज वो सब जीरो है। सो इसका मतलब जैसा वो पहले था वैसा वो आज भी है। सो यहाँ पे जो m1 v1 था, m2 v2 था, ये सब कांस्टेंट था। क्यों कांस्टेंट था? क्योंकि यहाँ पे f net 0 था। अगर f net 0 है इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन इसका मतलब 0 होगा। भूल गए ये सारी बातें? बताया था ना, अगर वेलोसिटी अगर नेट फोर्स 0 है सो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा, किसका? सेंटर ऑफ मास का। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मास तो कांस्टेंट है ही, सो सब ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई थिंक आपको समझ में आया होगा, फिलहाल पहले से भी समझ में आया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं अब हम लोग। चलिए सो क्वेश्चन करते हैं। बस उतनी थ्योरी थी कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है, कब? जब नेट फोर्स 0 हो। क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू होता है dp/dt, मतलब मोमेंटम में चेंज तभी आएगा जब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जब ये 0 होगा सो मोमेंटम के कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए याद रखो जब तक नेट फोर्स 0 है तब तक पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक गन है USP या M500, देखते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताओ कौन सी लग रही है अरे गन का नाम है भाई, ठीक है। चलो पिस्टल है, आपने यहाँ से निकाली एक गोली और यहाँ से गोली ऐसे जा रही है, ठीक है। आपको पता करना है जब ये गोली गन से आगे निकली तो गन क्या स्पीड से पीछे आई, क्योंकि आप जब गन चलाए रहोगे जानते रहोगे, अगर आप गन चलाते हो तो आपका हाथ पीछे आता है गोली मारने के बाद, ठीक है। मतलब जिनकी मसल्स है ऐसे ऐसे, इतना आसान भी नहीं होता जैसा मूवी में दिखा देता है कि ऐसे खड़े होके मार रहे हैं, नहीं इतना आसान नहीं होता है। आप अगर फायर करोगे तो आपका थोड़ा सा हाथ तो पीछे आएगा ही, क्यों? गन की वजह से, ठीक है। सो गन से जब बुलेट आगे निकली तो आपको पता करना है क्या वेलोसिटी होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ गन, velocity of gun when bullet is fired, velocity of the gun when bullet is fired। ठीक है, इक्वेशन लगाओ सीधा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कुछ नहीं है भाई, 0 है। कहाँ है 0 है? अरे सब रुका हुआ है ना, वेलोसिटी कुछ है ही नहीं। लेट से इस गन का मास m है, बड़ा M, इस गोली का मास छोटा m है। ये गोली आगे गई वेलोसिटी u से, ये गन पीछे गई वेलोसिटी v से, ठीक है। सो फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा? ठीक है, mu से गन आगे गई और mu से बुलेट आगे गई और mv वेलोसिटी से गन पीछे गई, तो टोटल इक्वेशन ये बन जाएगा फाइनल मोमेंटम का। भाई साहब इधर एक मोमेंटम इधर दूसरा मोमेंटम, तो इक्वेशन क्या बनेगा? ऐसे ही बनेगा ना। सो इसको आप यहाँ लेकर आओ। सो mv इज इक्वल टू mu। सो आपको क्या पता करना है? v की वैल्यू पता करनी है। सो v की वैल्यू आ जाएगी mu अपॉन m। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, NCERT लेवल का क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड लेवल से भी गिरा हुआ क्वेश्चन है, मे भी एग्जाम में आ जाए 11th के। तो आप लोग याद रखना कैसे किया मैंने। इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे 0 था क्योंकि गन रुकी हुई थी, गन रुकी है मतलब वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी 0 होगा। फाइनल मोमेंटम कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा? बुलेट आगे गई वेलोसिटी u से, गन पीछे गई वेलोसिटी v से। सो जो टोटल मोमेंटम वहाँ पे बना mu माइनस mv बना, इसको बस सॉल्व किया, आ गई v की वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अ पर्सन ऑफ मास m drops on the car of mass m already moving with velocity v। कार पहले से मूव कर रही थी विथ वेलोसिटी v। फाइंड द न्यू वेलोसिटी ऑफ द कार, मतलब जब आदमी उसके ऊपर कूद जाएगा
सो ऑब्वियस सी बात है उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, और वजन की वजह से जो कार है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो क्या वेलोसिटी होगी बाद में, क्या वो बढ़ जाएगी, क्या वो घट जाएगी, वही आपका क्वेश्चन है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर मैन रीचेस द टॉप। 5 मिनट तक तो दिखेगा ना ये, चलो ठीक है। हाँ तो कार चल रही है बस यार, ये कार है, बाकी सब बेकार है, ठीक है। ये कार है और ये बस चले जा रही है, ठीक, आगे चले जा रही है वेलोसिटी v से। इसका मास m है, ऊपर से एक आदमी पैराशूट लेके इसके ऊपर कूद रहा है, इसका मास m है। सो कूदने के बाद क्या होगा, जो होगा देखेंगे। फिलहाल इन सब के ऊपर नेट फोर्स कितनी है, 0। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। अरे ये कहाँ से आ गया, छोड़ो इसको, खाली एफ नेट 0 है। एफ नेट 0 है, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। तो पी आई इज इक्वल टू पी एफ, इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम टोटल मास m प्लस एम इंटू वेलोसिटी। अभी भी ये वेलोसिटी लेट से u से जा रहे है ना, क्योंकि गिरने के बाद तो वो वेलोसिटी रह नहीं जाएगी। सो जब ये गिरा तो गिरने के बाद लेट से वेलोसिटी u हो गई। सो वही वेलोसिटी हमें पता करनी है। सो u की वैल्यू आ जाएगी mv अपॉन m प्लस एम। नहीं समझा, देखो हमने क्या किया, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिखा। शुरू में कार जा रही थी ऑलरेडी मूविंग, मतलब इनिशियल में भी कुछ ना कुछ मोमेंटम था। कितना था, mv, मास इसका m था, वेलोसिटी v थी, वही इसका इनिशियल मोमेंटम था। बट इसके गिरने के बाद कार की स्पीड चेंज हुई, लेट से अब वो स्पीड हो गई u। सो अब उसकी स्पीड कितनी हो गई होगी, u। सो अब इसका टोटल मास कितना है, कार के ऊपर एक बंदा भी तो है मास m का, तो इसका मास और कार का मास, दोनों का मास मिला के हम लोग टोटल मास यहाँ पे रखेंगे, और इनटू वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। सो u को यहीं पे रहने दो, इसको इसके नीचे लेकर जाओ और आपको आंसर मिल जाएगा। चलो न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या स्पीड घटती है या बढ़ती है। वैसे घटेगी ही। लेट से इसका मास था 10 kg, बंदे का मास था 5 kg, और ये कार आगे जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, बहुत तेज जा रही है, ठीक है चलेगा। सो u निकालते हैं। अब u क्या है, m मतलब 10 इंटू v दैट इज़ 10 अपॉन m दैट इज़ 10 प्लस 5। अब इसका आ जाएगा देखो 100 अपॉन 15, 100 अपॉन 15 मतलब 6, मतलब आदमी के गिरने के बाद लगभग 6.6666 मीटर पर सेकंड से अब ये कार जाने लगेगी। जब तक आदमी नहीं गिरा था 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, बट आदमी के गिरने के बाद इस कार की वेलोसिटी 6.66 हो जाएगी, ठीक है। सो न्यूमेरिकल वैल्यू मैं इसीलिए नहीं लेता ताकि आप लोग जनरल केस याद रखो। अगर जनरल केस याद रखोगे तो क्वेश्चन आएगा, तुरंत मार पाओगे आंसर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज। चलिए, सो अ मैन ऑफ मास, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन ऑफ मास 20 kg stands on a trolley of 10 kg. ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट पे था शुरू में। If the person starts walking at 2 meter per second, person starts walking at 2 meter per second, with respect to trolley, find the recoil speed of trolley। मतलब आप जब ट्रॉली पे चलने लगोगे तो ट्रॉली भी पीछे जाएगी। सो वो क्या वेलोसिटी से पीछे जाएगी, वही आपका क्वेश्चन है। सो क्या इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास से कर ले, नहीं कर सकते, कर सकते हो, देखते हैं, ट्राई करो। फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द ट्रॉली। चलो नज़ारा भी बना देता हूँ। लेट से हमारे पास यहाँ पे एक ट्रॉली है और ट्रॉली का मास है 10 kg, ओके 10 kg, और इसके ऊपर बंदा खड़ा हुआ है 10 kg का, और ये आगे जाने लगा 2 मीटर पर सेकंड से ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो आपको पता करना है मोमेंटम क्या होगा। अब इनिशियली रेस्ट पे था सब कुछ, ठीक है। चलो पता करो। आया, सेंटर ऑफ मास से भी ट्राई कर सकते हो, मे भी आंसर आ जाए, बिकॉज क्वेश्चन तो सेम टाइप का है ना, ठीक है। चलिए, सो थोड़ा सा चलेगा। सो जब ये बंदा आगे जाएगा सो ट्रॉली पीछे जाएगी, लेट से वेलोसिटी u से पीछे जा रही है। सो अगेन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आपको ये दिया हुआ है, आपको लेना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
ये आपको वेलोसिटी जो दी हुई है, ये दी हुई है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, आपको लेना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो कोई बाहर से अगर देखेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी, देखो पहले इक्वेशन लगाओ, एफ नेट 0 है तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, ठीक है। सो इनिशियल मोमेंटम 0 होगा बिकॉज इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था। फाइनल मोमेंटम में दो मोमेंटम होंगे, एक मोमेंटम मैन का, एक मोमेंटम ट्रॉली का, ठीक है। चलो, सो मोमेंटम ऑफ मैन क्या होगा, जब ये बंदा आगे जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से और ट्रॉली भी आएगी पीछे यू वेलोसिटी से, सो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हो जाएगा, बंदे का मास 20 है ना, सो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हो जाएगा 2 माइनस यू, और रिलेटिव वेलोसिटी इसकी कितनी रहेगी, ये देखो पीछे आ रही है 10 इंटू माइनस यू क्यों, डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है। अब 10 यू को यहाँ खींच लो, सो हो जाएगा 10 यू इज इक्वल टू 40 माइनस 20 यू, 0 0 0 0। अब 1 यू प्लस 2 यू आ जाएगा 3 यू इज इक्वल टू 4, सो यू आ गया 4/3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, ठीक है। 1 यू प्लस 2 यू आ गया 3 यू इज इक्वल टू 4, सो यू आ गया 4/3, सो यू आ गया 1.3333 मीटर पर सेकंड। सो जब बंदा 2 मीटर पर सेकंड से आगे चलेगा सो ट्रॉली 1.33 मीटर पर सेकंड से पीछे चलेगी। इसको सेंटर ऑफ मास से भी ट्राई कर सकते हो, मे बी आंसर आ जाए, ठीक है। बट इसमें बोला नहीं है कि सेंटर ऑफ मास वहीं पे है या फिर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। देखो ट्राई करते हैं, क्या है, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। सो m1 कितना है भाई 20, v1 कितना है भाई 2 माइनस यू, m2 कितना है भाई 10, ये कितना है माइनस यू। हाँ यार आंसर तो आ गया, कैसे आ गया, अरे 0 0 कैंसिल, ये आ गया 4 माइनस 2 यू माइनस यू इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू 3 यू, आ गया आंसर। सो दोनों से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सेंटर ऑफ मास पहले पढ़ा दिया ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए इसमें, वरना ये सेंटर ऑफ मास का टॉपिक नहीं है, दूसरा टॉपिक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला एक ट्रॉली है और ट्रॉली के ऊपर एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और दोनों के दोनों चल रहे 4 मीटर पर सेकंड से। फिर ये बंदे को पता नहीं क्या हुआ कि धीरे से ये भी चलने लगा, अपनी वेलोसिटी भी लगा दिया 2 मीटर पर सेकंड से, मतलब ट्रॉली भी चल रही है और अब ये भी चल रहा है। जैसे आप ट्रेन पर खड़े हो, ट्रेन जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, अब आप में भी एकदम जोश आ गया, आप भी भागने लगे 90 किलोमीटर पर आवर से, ज़्यादा हो गया आप भी भागने लगे 90 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। सो वैसा कुछ है यहाँ पे, 4 मीटर पर सेकंड से ऑलरेडी ट्रॉली और ये दोनों मूव कर रहे थे, तो ट्रॉली मूव कर रही है तो ये भी मूव होगा, है ना, ट्रॉली मूव कर रही है सो ये भी उसके साथ मूव होगा ही होगा ना। उसके बाद बंदे को क्या हुआ, ये ट्रॉली के ऊपर भी चलने लगा 2 मीटर पर सेकंड से। सो आपको पता करना है विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली, इसका मतलब क्या होता है, मतलब आखिरी में जो वेलोसिटी होगी ट्रॉली की उसके रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगा। सो लेट्स से आखिरी में जो वेलोसिटी थी ट्रॉली की वो थी u, और वही वेलोसिटी आपको पता करनी है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब कुछ लोग इसको ऐसा भी समझ लेते हैं कि यार फाइनल स्टेट मतलब रेस्ट पे बोला है, सो रेस्ट पे है मतलब 2 ही लेंगे, नहीं, वहां पे गलती हो जाती है, ठीक है। सो वही पुरानी कहानी, एफ नेट है 0। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लोकोम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ओके। सो क्या आएगा, पी आई इज इक्वल टू पी एफ। इनिशियल मोमेंटम क्या है, दोनों के दोनों चल रहे थे 4 मीटर पर सेकंड से, ट्रॉली और ये दोनों, मास नहीं दिया ना मैंने, चलो मास दे देता हूँ, 20 kg 40 kg, ठीक है। सो इनिशियल मोमेंटम है 40 प्लस 20 इंटू 4। फाइनल मोमेंटम क्या होगा भाई, फाइनल वेलोसिटी इसकी दी है 2 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। सो ये भी आगे जा रहा है, ट्रॉली भी आगे जा रही है, ये भी आगे जा रहा है, ट्रॉली भी आगे जा रही है। सो कोई ग्राउंड से अगर देखेगा, ट्रॉली से आप देखोगे तो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दिखेगी, बट अगर कोई ग्राउंड से देखेगा तो उसको लगेगा कि इसकी वेलोसिटी है 2 प्लस यू, ट्रॉली की भी और इसकी भी जोड़ के इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, मतलब 40 इंटू 2 प्लस यू, और ट्रॉली की वेलोसिटी तो रहेगी ही 20 इंटू यू, ठीक है। सो ये आ गया 60 यू और ये आ गया 80 प्लस 40 यू और ये आ गया 20 यू। 60 यू में से देखो ये दोनों माइनस कर दो, सो ये तो पूरा खत्म हो गया, सो यू 0 आ गया। अरे भाई साहब कहाँ गलती हो गई, अच्छा 64 जा है यार, ये 4 है, हाँ। अरे भाई शुरुआत में देखो 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे थे ना, सो वो वाला 4 है ये आ गया 240। अब ये हो गया 80 यू, 60 यू, 80 इसमें से माइनस करो, सो इट विल बी 160, और ये हो गया 80 यू, 0 0 कैंसल, सो यू आ गया, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया,
ये 6 है ना, वही तो गड़बड़ थी। सो यू आ गया 16/6, सो यू आ जाएगा 8/3 मीटर पर सेकंड। मतलब फाइनल जो वेलोसिटी होगी ट्रॉली की वो होगी 8/3 मीटर पर सेकंड, और ट्रॉली के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये खेल जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना कि यार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बोल रहा है, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे समझने का। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है 2, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वही हमें पता करना है, और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है u। लास्ट में आगे की तरफ रहेगी ना वेलोसिटी u, सो u को यहाँ भेज दो, सो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको मिल जाएगी 2 + u। ना समझ में आए सो ऐसी मैथमेटिकल भाषा बोल लेने का। देखो 2 + u मिल गया, ठीक है। नहीं समझा तो ऐसा मैथमेटिकल भाषा बोल लेने का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो एक खतरनाक क्वेश्चन लेते हैं, सबसे डेंजर क्वेश्चन, और फिर इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, मतलब अगले टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि रहता है बॉम्ब ब्लास्ट का। मज़ा आ जाएगा एकदम उन क्वेश्चंस को करके, ठीक है। और उसी के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं नीट में हमेशा। अच्छा, ये थोड़ा सा भयंकर क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन आप कर रहे थे उसको सेंटर ऑफ मास से भी कहीं ना कहीं आप कर सकते हो, बट ये थोड़ा अलग है। देखो लगभग आपको हर एक बुक में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। हर एक बुक में, हर किसी के लेक्चर में, हर जगह आपको मिलेगा। ये बोलता है कि यहाँ पे एक वेज है 10 m का, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, और ये मास m का जो ब्लॉक है ये इससे स्लाइड करना शुरू करता है। तो आपको बताना है जब ये जस्ट यहाँ से मूव करेगा, जस्ट यहाँ पहुँच के नीचे गिरेगा ये मास m, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। किसकी? मास m की। और आपको प्रोवाइडेड कंडीशंस क्या दी हुई हैं कि सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, जहाँ देखो वहीं फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है, वहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है, कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है, ओके। इसका मास 10 m, इसका मास m, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, वेलोसिटी m की पता करनी है। और यहाँ से आपको ये जो सर्कल दिख रहा है, सर्कल टाइप का ये जो दिख रहा है, इसका आपको रेडियस दिया हुआ है 22 मीटर, ठीक है। चलो सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। वैसे होगा नहीं, रब बुक में ऐसे ही ट्राई कर लो फालतू बातें, ठीक है। करो सॉल्व, देखो होता है क्या। ये है रेडियस r। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ क्या यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है? अभी तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे थे सब बचकाने क्वेश्चन थे, यहाँ पे आया है थोड़ा भयंकर क्वेश्चन। तो एक बात बताओ मुझे, क्या यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है? बताओ। द आंसर इज यस, द आंसर इज नो। अगर हम y डायरेक्शन में देखें तो m पे और 10 m पे लग रहा है mg फोर्स, सो y डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज नॉट वैलिड। बट अगर हम x डायरेक्शन में देखें सो x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड बट ओनली इन x डायरेक्शन। मोमेंटम ठीक है, किस में वैलिड है? x डायरेक्शन में। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से पी आई इक्वल होगा पी एफ के। सो इनिशियल मोमेंटम क्या रहा होगा? सब कुछ रेस्ट पे है, सो इनिशियल मोमेंटम रहा होगा 0। अब ये जब नीचे जाएगा, सो लेट से ये वेलोसिटी v से नीचे जाएगा, ठीक है। सो लेट से mv, तब ये जो 10 m वाला वेज है वो पीछे जाएगा। भाई ये जब नीचे जाएगा वेलोसिटी v से मास m, सब ये 10 m वाला पीछे जाएगा, सो इसका 10 mu, लेट से वेलोसिटी u से पीछे जाएगा, mm कैंसिल हो गया, सो v इज इक्वल टू आ गया 10u। सो अगर एग्जाम में ऐसा कोई ऑप्शन है तो ठीक है, वरना आपका आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक रिलेशन मिला है, आंसर आपको नहीं मिला है। इसका आंसर आएगा, सोचो एक बार, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो कैसे आएगा, ठीक है। सोचो, हमें क्या पता करना है? हमें ये पता करना है जब ये मास m यहाँ पे पहुँच जाएगा, जब ये मास m यहाँ से पे पहुँच जाएगा, सो यहाँ पे किस वेलोसिटी से वो भागेगा, वही हमारा क्वेश्चन है। किस वेलोसिटी से भागेगा, ठीक है। एंड दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट v। बट v आएगा कैसे? अच्छा ये देखो r आपको दिया हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास। अरे सेंटर ऑफ मास का लेक्चर ही नहीं है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लेक्चर है, जो कि लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक है, नॉट ऑफ रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स है बट इट इज कंजर्वेटिव, ठीक है। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एक जगह पे आप अपना बेस मान लो,
लेट्स से यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी है 0, ठीक है, ये हमने अपना बेसलाइन मान लिया। सो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी है 0। सो सबसे ऊपर जब था, सो लेट्स से कुछ हाइट पर था, ठीक है। सो जब ये हाइट पर था, सो ये r की वैल्यू ही यहाँ पर भी होगी। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी mgr, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी क्योंकि ये रुका हुआ था यहाँ पे। फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पे बेस लाइन मान ली है, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 रखी है। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो 0, ठीक है। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ mv², और एक इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ 10mu², ठीक है, दोनों की होगी ना। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इसकी तो दोनों केस में 0 रहेगा, यहीं पे रुका हुआ है, और यहाँ पे हमने बेस लाइन भी मान ली है, ठीक है। सो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में। सो 2mgr इज इक्वल टू mv² प्लस 10mu², सारे जगह से m कैंसल, सो ये आ गया 2gr इज इक्वल टू v² प्लस 10u², ठीक है। 10u², चलो ठीक है रहने दो, वैल्यूज पुट कर दो। 2 इंटू 10, r की वैल्यू 22, v² प्लस 10u², ये हो गया 22 2 जब 4 40 हो गया, ये इज इक्वल टू v² प्लस 10u², ठीक है। तो u की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप लोग, u की वैल्यू आएगी v/10। सो v/10 यहाँ पे पुट कर दो, सो ये हो गया v/10 का स्क्वायर। सो इट विल बी 440 इज इक्वल टू v² प्लस v²/10। कैसे आ गया, अरे 10 ने एक 10 को काट दिया, 10 का स्क्वायर 100 था, बट एक 0 एक 0 कैंसिल, सो बचा सिर्फ 10, ठीक है। अब क्या करें भाई, थोड़ा सा आई थिंक मैंने कैंसिलेशन थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट कर दिया, फिर से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन मैंने थोड़ा सा लेंदी कर दिया आपका, चलो ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, छोड़ो, m कैंसिल हो गया, सो यह है gr इज इक्वल टू v²/2 प्लस 10mu²/2, m तो कैंसिल हो गया ना, सो 10u²/2। अब u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है v/10, सो v/10 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर होगा 100, सो gr इज इक्वल टू v²/2 प्लस 10 इंटू v²/100 अपॉन 2। सो ये 0 0 कैंसिल, ये 10 नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 20, सो gr इज इक्वल टू v²/2 प्लस v²/20, ठीक है। अब वैल्यूज रख दो, g की वैल्यू क्या है भाई 10, r की वैल्यू क्या है 22, सो ये हो गया 220, v²/2 प्लस v²/20। पूरे इक्वेशन में 20 से मल्टीप्लाई करना चाहोगे, एलसीएम ले सकते हो या फिर क्या करें, ठीक है, पूरे इक्वेशन में 20 से मल्टीप्लाई कर दो, बट बहुत लंबा हो जाएगा ना। ओके, सो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे पूरे इक्वेशन में 20 से, तो 20 इंटू 220 इज इक्वल टू 10v² प्लस v², यहाँ पे 20 से किया तो 10 आ गया, और यहाँ पे ये रहा, ठीक है। सो 20 इंटू 220 इज इक्वल टू 11v², अब 11 को इससे काट दो, ये आ गया 20, सो v² आ गया 20 इंटू 20, रूट ले लोगे सो v आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो कैलकुलेशन में मत फंसा करो, मतलब मैं खुद को बोल रहा हूँ, कई बार कैलकुलेशन खतरनाक आ जाएगी, पिछली बार भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, बट मुझे लगा यार कहीं कैलकुलेशन की वजह से पूरा आंसर ना गलत हो जाए, है ना, मुझे लग रहा था कि कहीं बीच में मैंने कुछ गलती की है, बट नहीं, सब ठीक था, ठीक है। चलिए आप इसको सॉल्व करिए। अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज बॉम्ब ब्लास्ट का। चलिए, सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। इसके ऊपर आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था 5 kg का, जो कि लेट से मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, और ये था एक बॉम्ब, आपने फेंका, ठीक है, आपने ऐसा फेंका और 20 मीटर पर सेकंड से आपने इसको फेंका, फिर आसमान में जाके ये ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हुआ सिर्फ 2 टुकड़ों में। अरे मान लो, मैं कुछ लोग बोल रहे अरे चूरा चूरा हो जाता है, कहाँ टुकड़े गिन पाते, अरे मान लो 2 टुकड़े में ब्लास्ट हो गया, ठीक है। सो ये पहला टुकड़ा 3 kg का और दूसरा टुकड़ा 2 kg का। ब्लास्ट होने के बाद ऐसा पाया गया कि जो 2 kg वाला टुकड़ा है वो आगे जाने लगा 50 मीटर पर सेकंड से, और आपको अब पता करना है कि 3 kg वाला टुकड़ा कितनी स्पीड से भागेगा, ये क्वेश्चन है। समझ में आया। 5 kg वाला जो बॉम्ब था उसको आपने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, लेट से आपने किसी मशीन का यूज़ किया, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थ्रो विथ सच अ वेलोसिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है 20 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर में कभी कन्वर्ट करो तो पता चलेगा। सो 2 kg का जो टुकड़ा था वो 50 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, तो आपको पूछ लेगा भाई 3 kg वाला कितना तेजी से भागेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे भी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेट फोर्स नहीं है, मतलब कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं है एक्सटर्नल, ना ग्रेविटी है, ना नॉर्मल रिएक्शन है, ना फ्रिक्शन है, कुछ भी नहीं है। ग्रेविटी वगैरह को सब हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, स्पेस में ब्लास्ट हुआ ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। सो पी सिस्टम क्या है, पी सिस्टम क्या है, कांस्टेंट है। सो अगर सिस्टम का मास क्या है, कांस्टेंट है, मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट है, इसका मतलब पी आई इक्वल होगा पी एफ के। सो पी आई क्या था, 5 kg वाला 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। पी एफ में क्या हुआ भाई, 2 वाला मूव करने लगा 50 से और 3 वाला मूव करने लगा 20 से। सो ये देखो ये हो गया 100, ये हो गया 100 प्लस 3v, सो 100 माइनस 100 आ गया 0, सो ये हो गया 3v, सो v आ गया 0। मतलब ये वाला वहीं पे रुका का रुका रह गया। देखा है कभी किसी ढेर सारे पटाखे को फोड़ो तो आपने कभी तो देखा ही होगा कि एक पटाखा वहीं पे पटक के रह जाता है, बाकी सारे पटाखे उड़ते हैं, जलते हैं, उड़ते हैं, नाचते हैं हवा में, लेकिन एक पटाखा वहीं पे रह जाता है। होता है ना कभी कभी, एक टुकड़ा 2 टुकड़ा वहीं पे पड़ा रह जाता है। अब मैंने तो देखा है, आपका पता नहीं, ठीक है। सो वैसा ही ये है, यहाँ पे 3 kg वाला मूव हुआ ही नहीं, ब्लास्ट हुआ वहीं पे ये रेस्ट पे आ गया और ये वाला पूरा का पूरा आगे चला गया। अब इसको लॉजिकली समझते हैं। जरा मुझे इसका मोमेंटम बताओ। इसका मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसका मोमेंटम बताओ 100। सो पूरा का पूरा मोमेंटम तो 2 kg वाला मास लेकर चला गया। ये पूरा 100 2 kg वाला मास लेकर चला गया, तो इसके लिए तो मोमेंटम ही नहीं बचा, तो कैसे ये लेकर जाएगा, है ना। सो यही मैं बोल रहा था कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको लगाना है और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर डालने हैं। लगभग मैं आपको 6 से 7 क्वेश्चंस अभी कराने वाला हूँ, ठीक है। और पीवाईक्यूज भी करेंगे, टेंशन मत लो। मतलब पिछले कुछ लेक्चर में 2-3 लेक्चर में आपने पीवाईक्यूज नहीं देखे तो लग रहा है यार पीवाईक्यूज नहीं कराएंगे। अब नहीं, पीवाईक्यूज नहीं कराऊंगा तो समझोगे कैसे कि मैं आपको सेटिस्फाइंग चीज़ें बता रहा हूँ, इनफ चीज़ें बता रहा हूँ या फिर नहीं। अगर पीवाईक्यूज बनते हैं तो लेक्चर्स देखो। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है ना कि आप किसी से भी पढ़ लो तो भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। अगर पीवाईक्यूज बन रहे हैं तो लेक्चर देखो, अगर पीवाईक्यूज नहीं बन रहे हैं तो देखो कि कौन सा टॉपिक है और उस टॉपिक को दोबारा से देखो। अगर वो टॉपिक ठीक से नहीं समझा तो कमेंट करो फिर। मतलब जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के पीवाईक्यूज आपसे नहीं सॉल्व हो रहे, सो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को निकाल के दोबारा से स्टडी करो। हो सकता है आप में ही कुछ कमी हो, है ना, हमें भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं भाई, हमसे भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। चलो रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इनके और क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। क्या करना है समझ में आया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल करके ऐसे आप लोगों को इसकी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। चलिए सो हल्के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पे एक बॉम्ब था, एक साइड का मास m, दूसरे साइड का मास m, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद ये ऐसा जाने लगा 10 मीटर पर सेकंड से। तो क्वेश्चन है कि ये कितना वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इनिशियली ये रुका हुआ था एक बैग, इसमें मतलब अंदर ही अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ और ब्लास्ट हो गया। तो अंदर ही अंदर रिएक्शन हुआ है ना, तो इंटरनल फोर्स तो हम इसमें देखते नहीं है, हम देखते हैं एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स तो इसमें 0 है, एफ नेट 0 है, एफ नेट 0 है मतलब पी आई पी एफ के इक्वल होगा। सो इनिशियली तो ये 0 था। पी एफ कितना होगा भाई, इसका मास इंटू वेलोसिटी और इसका मास इंटू वेलोसिटी माइनस एम इंटू वी, यहाँ पे लेकर आओ। सो एम वी इज इक्वल टू 10m, mm कैंसल, सो वी आ गया 10। और ऑब्वियस ही बात भी है, ये वाला 10 मीटर पर सेकंड से गया तो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा ही, तभी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना। तो ये हल्का क्वेश्चन था, क्या करने का भाई, मोमेंटम कंजर्व कराने का, बस और कुछ नहीं, इतना याद रखो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा हार्ड लेते हैं अब। चलिए सो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर से हमारे पास एक बॉम्ब था, बॉम्ब शुरुआत में तो रेस्ट पे था पर फिर ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के बाद ये वाला टुकड़ा ऐसा नीचे भागा 5 मीटर पर सेकंड से, ये वाला टुकड़ा ऐसा इस तरफ भागा 8 मीटर पर सेकंड से। सो आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट। अगर इनिशियली बॉम्ब रेस्ट पर था तो, ठीक है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आएंगे, अभी तो मैं कुछ भी नहीं करा रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन मैं करा दूंगा ना, उसके बाद आप लोग खुद सॉल्व करोगे। जब मैं पीवाईक्यूज लिखाऊंगा ना तो वो खुद से सॉल्व करना, अभी छापो, मतलब समझो और छापो। सो यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, नेट। सो ये जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। एक तो ये कि ब्लास्ट होने के बाद ये आगे चला जाए x डायरेक्शन में,
दूसरा ये कि ब्लास्ट होने के बाद ये ऊपर चला जाए वाई डायरेक्शन में, या फिर दोनों डायरेक्शन में चला जाए, तो हमें पता नहीं है कौन से डायरेक्शन में जाएगा, तो हम दोनों साइड मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। क्या दोनों जगह मतलब एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा पाना पॉसिबल है? सोचो। यस बिल्कुल है। ठीक है, सो पी आई इज इक्वल टू पी एफ, पहले एक्स डायरेक्शन में कंजर्व करा लेते हैं। सो इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में इसका कोई मोमेंटम है? इनिशियल तो 0 है। इसका एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम है? नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ है ना, सो वो वाई डायरेक्शन है, सो 0। इसका एक्स डायरेक्शन में है? यस, पीछे की तरफ है। सो याद रखो ये चीज़, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, सो पीछे की तरफ है, सो -8m प्लस इसका आगे की तरफ मान लेते हैं। अगर आगे की तरफ नहीं होगा सो हमें आंसर नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, 8m यहाँ पे आया, सो 8m इज इक्वल टू mv, mm कैंसल, सो v आ गया 8। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज नथिंग बट 8 मीटर पर सेकंड। तो मतलब x की तरफ इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं। ऑप्शन में रहेगा, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 8 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 89 मीटर पर सेकंड, या फिर √89 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो आपको पता चल गया होगा आंसर कौन सा है। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है 8 मीटर पर सेकंड। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा मार देते हैं 8 मीटर पर सेकंड सही है, नहीं, वाई डायरेक्शन में भी निकालो। सो पी आई वाई इज इक्वल टू पी एफ वाई, सो 0। अच्छा ये देखो, ये वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है कितनी है? -5 इंटू एम। क्या इसकी वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में? नहीं है, सो ये 0। क्या इसकी वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में? यस, ऊपर की तरफ, सो प्लस एम वी वाई, एम एम कैंसल, 5 को यहाँ भेजो, सो वी वाई आ गया 5 मीटर पर सेकंड। सो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 5 है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 8 है। सो ये मतलब दोनों ऑप्शन सही है? नहीं, वेलोसिटीज का वेक्टर सम निकालो। रिजल्टेंट इसका कितना आएगा? √a² प्लस b², मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, √89, ये आ गया √89। सो √89 आपने सोचा भी था और यही आंसर भी है। ठीक है, चलिए, सो ये आई होप आपका इससे थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो समझा ही होगा, है ना, कैसे करने का, मोमेंटम कंजर्व कराने का, और दोनों डायरेक्शन में, एक्स में भी वाई में भी, और ऐसा सॉल्व करने का। अभी मैं आपको PYQs भी कराऊंगा और इससे और अच्छे बेहतर क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको और अच्छे से समझेगा। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे आपको ये भी पूछ सकता है कि क्या एंगल पर ये पार्ट गया है। सो एंगल कैसे निकाल सकते हैं? इस 5 को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। अब tan थीटा लगा दो, तो tan थीटा इज इक्वल टू 5/8, सो थीटा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 5/8। सो इससे आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगी कि कौन से डायरेक्शन में टुकड़ा उड़ के गया। सोचो कितना कुछ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि कितने मासेज में वो बटा है। ठीक है, चलिए, एक और ग्रेनेड निकाला हमने, और ग्रेनेड को कुक ही कर रहे थे कि तब तक ब्लास्ट हो गया, और इसका मास है m, इसका मास है m, इसका मास है m, 3 इक्वल पार्ट में ब्लास्ट हुआ है। ये वाला ऐसे ब्लास्ट हुआ है 5 मीटर पर सेकंड पे, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री का, और ये वाला सीधा सीधा बच्चा है, सीधा सीधा ब्लास्ट हुआ है 1 मीटर पर सेकंड से। सो आपको इसकी वेलोसिटी पता करनी है। ठीक है, मुझे डर लग जाता है यार, कभी कभी रिकॉर्डिंग नहीं ऑन हुई रहती। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब इसकी वेलोसिटी। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आप इसकी वेलोसिटी कहाँ कहाँ लोगे। एक तो वाई डायरेक्शन में, एक तो एक्स डायरेक्शन में। अब एक्स डायरेक्शन में आप आगे भी ले सकते हो, पीछे भी ले सकते हो। सपोज आपने पीछे लिया तो भी आंसर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब आगे था, और आपने आगे लिया तो भी आंसर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब पीछे था। ठीक है, सो आपको टेंशन नहीं लेना है। ऐसा वेलोसिटी लो, इसके 2 कंपोनेंट्स करो, खुद से करो ये वाला, इसके 2 कंपोनेंट करो, 5 cos 37, 5 sin 37, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ। मैं बोलता हूँ 100% आंसर आएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करो, आएगा, कोई टेंशन नहीं, आराम से आंसर आएगा। ठीक है, चिंता का विषय नहीं है बिल्कुल भी, हलवा क्वेश्चंस हैं, सीधा 4 नंबर देके जाएंगे। चलो, सो एफ नेट 0 है, फालतू बातें मैं बार बार लिखता नहीं हूँ। एफ नेट 0 है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लोकोम पी आई इज इक्वल टू पी एफ। पी आई कितना है भाई? 0। पी एफ कितना रहेगा? पता नहीं, कैसे पता नहीं। अच्छा, ये मास का यहाँ पे कंपोनेंट होगा 5 cos 37। cos 37 इज नथिंग बट 4/5। याद रखो इस चीज़ को, 4, 5, 3 और ये है 37, सॉरी गजब, 5, 3, 4 और ये है 37। सो cos 37 4/5, सो 5 × 4/5
सो ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड। इधर 5 इधर 4, सो इधर साफ साफ दिख रहा है 3। अरे वही बचा ना 4 5 3 में से क्या बचा, 4 5 हो गया तो 3 बचा। सो पी आई इज इक्वल टू पी एफ। ठीक है, सो कौन से डायरेक्शन में, पहले एक्स डायरेक्शन में कंजर्व कराते हैं। सो इसका एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है 4, सो एम इंटू 4। इसका एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है 1, सो एम इंटू -1, पीछे है ना। इसका एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है कुछ नहीं, सो एम वी एक्स। एम कैंसल, सो 0 इज इक्वल टू 4 - 1 प्लस वी एक्स। सो वी एक्स आ गया -3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब हम गलत थे, इसकी वेलोसिटी है इस तरफ, देखना पड़ेगा सही में हम गलत हैं, चलो मान लेते हैं। सो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है एक्चुअल में 1 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड से। सो -3 मीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी इस साइड आई। अच्छा, वाई डायरेक्शन में कंजर्व कराते हैं, पी आई वाई इज इक्वल टू पी एफ वाई वाई डायरेक्शन में। सो ये तो 0 है, ये वाई डायरेक्शन में 3m, ये वाई डायरेक्शन में 0, ये वाई डायरेक्शन में एम वी वाई। ठीक है, सो 3m यहाँ गया, -3 आ गया वी वाई, मतलब वी वाई भी कितना है 3 है, माइनस में है, इसका मतलब नीचे होगा। ठीक है, सो ये आ गया -3 मीटर पर सेकंड। सो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब √9 18, एंड 18 इज नथिंग बट 3√2 है ना। सो इसकी नेट वेलोसिटी होगी 3√2 और एंगल होगा 45 डिग्री। अब एंगल 45 डिग्री कैसे होगा, अरे दोनों कंपोनेंट सेम है, tan b अपॉन a करोगे तो 3 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। सो tan थीटा 1 कब होता है 45 डिग्री पे। सो इसका एंगल है 45 डिग्री और इसकी वेलोसिटी है 3√2। ठीक है, चलिए, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये वेलोसिटी नेगेटिव आई, इसका मतलब इसको ऊपर नहीं लेंगे क्या। अरे हमने पॉजिटिव ले ली थी ना गलती से, हमने नेगेटिव यहाँ पे लिखा ही नहीं, जबकि हमें पता था कि हमने नीचे अज्यूम किया है। तो जो हमने नीचे अज्यूम किया है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, तो ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक, हमने जब प्लस लिखा था तो इसका मतलब हमने ऊपर माना था, बट आंसर नेगेटिव आया, इसका मतलब नीचे है। ठीक है, समझ जाया करो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन खुद से करो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर से हमारे पास एक नेट था, फिर से हम कुक कर रहे थे और अब की बार हुआ ऐसा, वही होगा जो हर बार होता है, ब्लास्ट हो गया और क्या। ठीक है, इसका मास था 2m, इसका मास था m, इसका मास था m। ये वाला आगे गया 2√2 की स्पीड से, एंगल बनाया 45 डिग्री। अब ऑब्वियस ही बात है √2 आया तो 45 डिग्री बनाया ही होगा, है ना, समझ ही सकते हो आप लोग, समझदार तो हो ही। और ये वाला नीचे गया 14 मीटर पर सेकंड से। सो आपको क्वेश्चन है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट। सो ये क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ खुद से करके दिखा दो, खुश हो जाऊंगा मैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट, चलो खुद से करके दिखा दो यार, एक क्वेश्चन खुद से करके दिखा दो। ठीक है, जो लोग अब भी नहीं सॉल्व कर पा रहे उन लोग 2 गलती कर रहे, या तो वो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर छापे जा रहे हैं, और या तो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्यूशन मैं लिख के दे दूं वो जरूरी नहीं है, समझा करो। जब भी कोई टीचर आपके क्लासेस में हो या वीडियो आप देखो, वो जब क्वेश्चन सॉल्व करे तो उसके माइंड को रीड किया करो कि हाँ भाई इसने सबसे पहले इसका 2 कंपोनेंट ही क्यों किया, इसने सबसे पहले इसको एक्स डायरेक्शन में कंजर्व कराया। स्टेप्स को पकड़ो, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट नॉट रिजल्ट। अभी रिजल्ट में आपको आंसर दिख जाएगा वो ठीक है, लेकिन कैसे सॉल्व हुआ वो जरूरी। आप बुक में सॉल्यूशन देखते हो, समझ में आता है क्या, नहीं आता है। एक पेज के सॉल्यूशन को लोग 4 लाइन में लिख देते हैं। सो वहां पे जरूरत पड़ती है एक टीचर की। सो आप देखा करो कि मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, किस स्टेप में मैं कौन सा चीज अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप ब्लैंक हो। आप में से कई सारे लोग, मैं गारंटी देता हूँ, ब्लैंक है, वो समझ नहीं पा रहे कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, उन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा पीछे पलट के देख रहे, कुछ लोग सो के देख रहे, कुछ लोग अभी भी सुने जा रहे हैं। वाह वाह वाह, चलो देखो, ये आएगा 3√2 cos 45 और ऊपर आएगा 3√2 sin 45। sin 45 1/√2 cos 45 1/√2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 3 मीटर पर सेकंड और ऊपर भी आएगा 3 मीटर पर सेकंड। इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल तो 0 है क्योंकि शुरुआत में रेस्ट पे था। इसकी वेलोसिटी पता करनी है। लेट से ये पीछे गया Vx, ऊपर गया Vy, ठीक है। पहले x डायरेक्शन में कंजर्व कराते हैं, है ना। सो
इसका पहले देखो, ये आगे गया 2m है और आगे गया 3 मीटर पर सेकंड से, ये कहीं नहीं गया 0, अरे y डायरेक्शन में गया ना, तो x में कहीं नहीं गया तो 0। ये पीछे गया vx वेलोसिटी से, सो माइनस एम वी एक्स, ठीक है। अब ये देखो 0 इज इक्वल टू 6m माइनस एम वी एक्स, इसको यहाँ कर दो, सो एम वी एक्स इज इक्वल टू 6m, सो वी एक्स आ गया 6 मीटर पर सेकंड। मतलब हमने सही माना था, इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ ही होगी क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव में आया है। अगर हमने इसको आगे की तरफ माना होता तो आंसर हमारा नेगेटिव आ जाता, तो हम वहाँ पे सोचते यार डायरेक्शन पीछे, ठीक है। वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराओ, पी आई वाई इज इक्वल टू पी एफ वाई, ठीक है। वाई डायरेक्शन में ये ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, पहले ये तो 0 है, इनिशियल तो 0 है, सो ये आ जाएगा 2m इंटू 3। ये वाला नीचे जा रहा है, सो माइनस एम इंटू 14। ये वाले का ऊपर जा रहा है मान लेते हैं, सो प्लस एम वी वाई, ऊपर जा रहा है ना तो प्लस, अच्छा ये हो जाएगा 6m, ये आ जाएगा माइनस 14m और ये हो जाएगा एम वी वाई, एम 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 कैंसल, तो 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 14 माइनस 8 प्लस वी वाई, 8 को यहाँ कर दो, सो वी वाई आ गया 8 मीटर पर सेकंड। सो इसका मतलब हमने सही एज्यूम किया था, ये ऊपर ही जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। सो इसका रिजल्टेंट आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, और एंगल यहाँ पे आएगा 8/6, 8/6 मतलब 4/3। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3, और 4/3 कब आता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आता है 53 डिग्री पे। अरे भूल गए ट्रायंगल, ये था 5, ये था 3, ये था 4, और ये एंगल रहता है 53 डिग्री। सो tan 53 क्या होता है, 4/3 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 4/3 देखो थीटा आ गया 53, और इसका रिजल्टेंट निकाला 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो सब कुछ PYQs करते हैं। चलिए, सो नीट से मैं 3-4 क्वेश्चंस लाया हूँ, इसके बाद एक डेंजर क्वेश्चन देखेंगे एकदम लास्ट में, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, मज़ेदार रहेगा, मतलब मज़ा आएगा उसको करके, कोई हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब तो रहेगा ही, बाएं हाथ का प्रयोग, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है IPMT 2001 का। वाह, पुराने दिन नहीं भैया, कहाँ ज़्यादा दिन हुआ अभी मतलब कुछ पर्टिकुलर लेक्चर में मैं नहीं कराता हूँ PYQs जिसमें हमारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बस बाकी तो कराता ही रहता हूँ, ठीक है। चलो देखो खुद से हो रहा है क्या, अगर खुद से हो रहा है तो श्योर हो जाओ कि भाई अब मुझे ये चीज़ आ गई है, संभाल के रखनी भी है, ये भी ध्यान रखना, भूल नहीं जाना है, ठीक है। पढ़ा हुआ भूल मत जाना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करने का, ये जो 1 kg दिया हुआ है ना, इसको मास m मान लेने का, मतलब कुछ भी इसको मान लेने का, और जो ये आपको दिया हुआ है डायग्राम अपने हिसाब से बनाओ। क्वेश्चन पढ़ो पहले। 1 kg बॉम्ब एक्सप्लोडेड इनटू 3 पार्ट्स 1:1:3। अब कोई नॉर्मल बच्चा होगा तो वो क्या करेगा, 1 kg का 3 पार्ट करेगा। 1:1:3 में बांटूं कैसे मैं इसको, क्यों बांटना है, आखिरी में तो मास 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 कैंसिल ही हो जाता है ना, भूल गए। जितने क्वेश्चन अभी तक हमने किए सब में मास 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 कैंसिल हो जाता है, तो तुम इसको देखो ही मत, छोड़ो। अब बॉम्ब एक्सप्लोडेड इनटू 3 पार्ट्स 1:1:3, ठीक है। तो कोई भी 3 पार्ट ले लो, ये हमने ऊपर से ले लिया, छोटा छोटा 2 पार्ट m, सो ये हो गया 3m। शॉर्टकट बता रहा हूँ ना, कुछ लोग क्या करते हैं इसका 3 गुना ढूंढते हैं, यार 3 पार्ट कैसे करूँ 1 kg का, वो भी ऐसा तो नहीं मिलने वाला वो, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। पार्ट्स है भी जो कि 3 पार्ट में बटाओ 1:1:3। अभी तक हम लोग कैसा लिख रहे थे, 1:1:1, 1:1:2 ऐसा ही लिख रहे थे। अब आया 1:1:3 मतलब mm 3m, बस, ठीक है। अब आपका काम हो जाएगा, देखो अब कोई डाउट आएगा ही नहीं। सो ये ऊपर भागा 30 मीटर पर सेकंड से, ये इधर भागा 30 मीटर पर सेकंड से, कौन, ये वाला, तभी तो परपेंडिकुलर होंगे, ऐसे हो या ऐसे हो, 2 ही केसेस में पॉसिबल है, सो हमने ऐसा ले लिया, वैसे ऐसा है भी, इसीलिए हमारा आंसर पॉजिटिव आया था। अब भी निकाल लो, वही आएगा, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, इनिशियली ये रेस्ट पे है, ठीक है। सो P फाइनल क्या आएगा, mv मतलब m इंटू 30, और इसकी वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0, इसका mv 3m माइनस vy, नीचे की तरफ vy वेलोसिटी है लेट से, ठीक है। सो ये देखो mm कैंसिल हो गया, सो 3vy को यहाँ भेज दो, सो 3vy इज इक्वल टू 30, सो vy आ गया 10। बोलो वही आया या नहीं। सो इतना ज़्यादा टेंशन आपको लेना ही नहीं है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसी में कंफ्यूज रहते कि यार इसका 3 टुकड़ा कैसे करूँ, मैं इसका 3 टुकड़ा कैसा करूँ, करना ही क्यों है, टुकड़े ही मत करो, छोड़ो, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व करो। क्या करो, mm 3m मान लो, ऐसा, ठीक है। चलो, सो एक्स डायरेक्शन में कंजर्व कराते, PIX इज इक्वल टू PFX। एक्स डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, एक्स डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, 0, इसकी वेलोसिटी है 30, तो 30m
लेट से इसकी वेलोसिटी इस साइड है, एक्स डायरेक्शन में vx, सो इसकी वेलोसिटी है 3vx पॉजिटिव में, बट देखो हमारा आंसर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इस साइड है। हमारा आंसर आ गया -3vx इज इक्वल टू 30 m, mm पहले ही कैंसिल हो गया, 3m था ना, तो mm पहले ही कैंसिल हो गया, सो vx आ गया -10 मीटर पर सेकंड। सो हमारा आंसर नेगेटिव आया, इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है, इसका डायरेक्शन इस साइड है। तो नीचे की तरफ 10, इस साइड 10, 10 का रिजल्टेंट आ जाएगा 10√2, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट था। ठीक है, सो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, देखो इसमें क्या टेंशन ले रहे हो। चलो और क्वेश्चन करो, 2 और है मेरे पास। चलिए 2013 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही सुनहरा दिख रहा होगा। पहले पॉज करके पूरा क्वेश्चन छाप लो, फिर सॉल्व करो, 3 मिनट तक वेट करो। आ ही जाना चाहिए, वैसे हलवा क्वेश्चन है, नहीं आता है तो हम बताएंगे ही, इतनी जगह में आपको बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो एक पत्थर है, पॉज कर दिए ना, तो एक पत्थर है 3 पार्ट में बिखरा, ठीक, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। उसमें से 2 जो हैं वो राइट एंगल में गए एक दूसरे के। पहला पार्ट जो 1 kg का था वो मूव किया 12 मीटर पर सेकंड से, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, तीनों पत्थर को मुझे बनाना चाहिए। सो एक पत्थर था 1 kg का, वो गया 12 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा पार्ट जो 2 kg का था वो गया 8 मीटर पर सेकंड से। मतलब यहाँ पे दूसरा पार्ट जो था वो गया 8 मीटर पर सेकंड से, और जो तीसरा पार्ट था वो गया 4 मीटर पर सेकंड से। तो इसका मास क्या है वो हमें पता करना है। m1 है हमारा 1, m2 हमारा 2, m3 क्या है ये हमें पता करना है। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे कोई एंगल का झंझट नहीं होगा। सो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, P इनिशियल है 0, ठीक है। चलिए, सो ये गया है 4 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। सो ये यहाँ से गया है, सो इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक x की तरफ एक y की तरफ। सो vx vy देखते हैं क्या आता है। ओके, सो vx कितना होगा, 4 के आसपास ही होगा। सो पहले हमें vx से निकालना होगा, सो vx इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो थोड़ा, ये मास m का है, ठीक है। इसके साथ पहले हम इसका y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालते हैं और फिर हम लोग x डायरेक्शन में निकालेंगे। सो ये ऊपर जा रहा है 1 kg का है, 12 × 1, और ये नीचे जा रहा है 2 kg का है, ठीक है। सो vy हमें पता करना है। सो यहाँ से vy आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो 4 मीटर पर सेकंड से इस साइड गया है, इसका जो वेलोसिटी है वो है 12 मीटर पर सेकंड। इस साइड का वेलोसिटी क्या होगा, उसको हम 2 kg से कंपेयर करते हैं, ठीक है। सो 2 kg से कंपेयर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे m3 भी रहेगा ना, mvy, जिसका मास हमें पता करना है उसको m ले लो। सो mvy है 12 मीटर पर सेकंड। अब ये आगे गया है, सो इसके साथ भी कंजर्व कराओ। सो pi इज इक्वल टू pf, आगे गया है वो 8 मीटर पर सेकंड से, तो 2 × 8 2 kg का और वेलोसिटी 8। ये पीछे आया है मास m का और वेलोसिटी vx। सो vx mvx आ गया 16, ठीक है। अगर हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाले, सो इसका रिजल्टेंट आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट √400। √400 मतलब 20। बट ये जो आपको रिजल्टेंट दिख रहा है, ये वेलोसिटी का रिजल्टेंट है या किसी और का, थोड़ा ध्यान से देख के बताओ मुझे। देखो, हमने mvy निकाला 12 मीटर पर सेकंड, फिर हमने mvx निकाला 16 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज नथिंग बट मोमेंटम। ये नेट मोमेंटम की वैल्यू है 20 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये नेट मोमेंटम है। सो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम है 20, मास का पता नहीं कितनी तेजी से उड़ा, 4 मीटर पर सेकंड से। तो 20 को जब 4 डिवाइड करेगा, सो आंसर आ जाएगा D। जादू हुई गवाह, नहीं समझा? देखो समझाते हैं आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका नीचे और इधर का डायरेक्शन पता किया। vy कितना था और vx कितना था उसको पता किया। सो उसको पता करने के लिए सबसे पहले हमने 1 kg वाले ब्लॉक से 1 kg वाले मास से इस मास m को कंपेयर करवाया, मोमेंटम कंजर्व कराया। सो pi इज इक्वल टू pf। अब ये तो राइट एंगल पर गए हैं, 2 kg वाला तो उधर गया है। सो 2 kg वाले का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। सो 2 kg वाला पहले ही मैं 0 लिख देता हूँ। 2 kg वाला, 1 kg वाला ऊपर गया है 12 मीटर पर सेकंड से, मतलब 1 × 12। ये वाला नीचे आया होगा लेट से, सो माइनस mvy। सो mvy आ गया 12 आ गया, ठीक है।
तो एम वी वाई इज नथिंग बट पी वाई, मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, सो मोमेंटम इज वाई डायरेक्शन इज नथिंग बट 12 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा भाई अब एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में कंजर्व कराते हैं, पी आई एक्स इज इक्वल टू पी वाई एक्स। सो ये तो ऊपर जा रहा है तो इसका कोई लेना देना नहीं है, 2 kg वाला एक्स डायरेक्शन में है तो उसका लेना देना है। सो वो वाला एक्स डायरेक्शन में आगे जा रहा है, सो 2 × 8, और ये पीछे आ रहा है मास m वाला, सो m × vx। सो m vx की वैल्यू क्या आ गई 16। m vx इज नथिंग बट मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, तो नेट मोमेंटम क्या आएगा, नेट मोमेंटम आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कुछ नहीं बट 20 मीटर पर सेकंड, 20 kg मीटर पर सेकंड आएगी, 20 kg मीटर पर सेकंड नेट मोमेंटम आएगा। अब मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास हमें पता नहीं, नेट मोमेंटम है 20, वेलोसिटी है 5, वेलोसिटी है 4 ना, ये देखो 4 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है 4, सो एम आ गया 5। डेंजर क्वेश्चन है नीट में, ऐसा क्वेश्चन नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं कि नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, ठीक है, बहुत मज़ेदार है। चलिए सो क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो मैं लिख नहीं सकता, एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक सोल्जर यहाँ पे लेटा हुआ था और लेट के उसने एक नेड फेंक दिया, ग्रेनेड फेंक दिया। कितने एंगल पर? ग्रेनेड उसने फेंका एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और विथ वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकंड। ग्रेनेड जब मैक्सिमम हाइट पर था तभी वो ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट होके वो बटा 2 टुकड़ों में, ब्लास्ट होके वो बटा 2 टुकड़ों में 1:2। एक टुकड़ा अगर यहाँ से, अच्छा क्वेश्चन ऐसा है कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो 1 kg वाला मतलब 1 m का जो मास का ऑब्जेक्ट था, इस नेड का जो 1 m का पार्ट था वो नीचे गिर गया, सो 2 m वाला कहाँ कैसे गया होगा ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में नेड वेट से निकालो। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं? आंसर यस है, आंसर नो है। अगर वाई डायरेक्शन की बात करो सो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वाई डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होती है, साइन थीटा है ना, बट एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट रहती है, वी कॉस थीटा, और मैक्सिमम हाइट पे वी कॉस थीटा रहता है बट वी साइन थीटा हो जाता है 0। मैक्सिमम हाइट पर वी साइन थीटा हो जाता है 0। याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर, बहुत ही डीप में एनालाइज करके मैंने बताया था आपको। सो हाइट मैक्सिमम है यहाँ पर, सो मैक्सिमम हाइट पर वी साइन थीटा 0 हो गया, मतलब हम मोमेंटम कंजर्व करा देंगे, पी आई एक्स इज इक्वल टू पी एफ एक्स। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम 0, बहुत बढ़िया। अरे भाई ये 1 m है, ये 2 m है, ये मतलब ये 3 m होगा। 3 m को फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से, एक्स डायरेक्शन में कंजर्व करा रहे, सो ये वाली वेलोसिटी लेंगे, तो 3 m × 10। इनिशियल मोमेंटम हर बार 0 हो जरूरी नहीं है, ठीक है, संभल के। अब ये वाला 1 kg वाला तो नीचे गिर गया 0। 2 m की बात करनी है, सो 2 m × लेट से वेलोसिटी vx से आगे गया वो, सो mm कैंसिल हो गया, 2 5 × 10 हो गया, 3 5 × 15 हो गया, सो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इसकी आई 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, किसकी? 2 m वाले की। तो यहाँ पे मैंने आपको जितने बेहतरीन क्वेश्चंस हो सकते थे, जितने अच्छे PYQs हो सकते थे, मैंने आपको सारे के सारे करा दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाके पढ़ाई करो और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से होगा। अगर आप नीट लेवल के हो तो इतने क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी है, जेई लेवल के हो तो क्वेश्चंस आपके लिए कभी खत्म नहीं होंगे। करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे कॉलिजन्स। कॉलिजन्स को खत्म करने में 4-5 लेक्चर जाएगा, मतलब ये पूरा चैप्टर अब खत्म होने में 4-5 लेक्चर और जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।